वो क्या कहते हैं कि देखिए फलाने विषय में हम गुजरात से भी आगे हैं। यानी जो गुजरात को पसंद नहीं करते, जो विकास की राजनीति पसंद नहीं करते, जो वोट बैंक की राजनीति के अंदर डूबे हुए हैं, उनको भी अगर विकास की बात करनी है तो ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम उस विषय में देखो गुजरात से भी आगे हैं। यानी अच्छा करना है तो भी बेंचमार्क गुजरात है, और अच्छा दिखाना है तो भी बेंचमार्क गुजरात है। ये स्थिति गुजरात ने आज पैदा कर दी है। अगर गुजरात ये कर सकता है, महाराष्ट्र क्यों नहीं कर सकता? अरे हम तो छोटे भाई हैं शरद राव, 1960 तक तो हम महाराष्ट्र के हिस्सा थे भाई। हम तो 1960 में 50 साल पहले आपसे जुदा हुए। आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, और छोटा भाई बड़े भाई का घर छोड़ के गया था, खाली हाथ गए थे, और हमने सारी शकल सूरत बदल दी। सब कुछ तुम्हारे पास था, क्यों नहीं बदला? क्यों तबाह करके रख दिया? मित्रों मैं हैरान हूं, कैसी सरकार इन्होंने चलाई। वो कृषि क्षेत्र है, हमारे कृषि मंत्री है ना, आप उनको जरा पूछिए, नासिक में आए थे, उनको जरा पूछिए भारत सरकार की, ये वर्तमान सरकार ने कृषि विकास दर क्या घोषित किया था 5 साल पहले, और कहां पहुंचे? आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, भारत सरकार ने, श्रीमान शरद पवार ने कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा था 4%, 4%। कितना? कितना? 4%। और पहुंचे कहां? 2.5%। ये इनका परफॉर्मेंस देखो मित्रों। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कभी एग्रीकल्चर स्टेट नहीं माना जाता था। जब भी एग्रीकल्चर स्टेट की बात आती थी तो पंजाब आता था, हरियाणा आता था, आंध्र आता था, महाराष्ट्र आता था। गुजरात कभी एग्रीकल्चर स्टेट में नहीं माना जाता था। गुजरात सालों तक ट्रेडर के रूप में जाना जाता था, अब धीरे धीरे इंडस्ट्री के रूप में जाने जाना लगा है। एग्रीकल्चर की दुनिया में हमारा नामो निशान नहीं था मित्रों। लेकिन शरद राव, आप ये तो दुनिया को नहीं बताओगे क्योंकि डर लगता है आपको। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, इस देश में गुजरात एक प्रदेश ऐसा है जिसका गत 5 वर्ष का एग्रीकल्चर ग्रोथ 14% है, 14%। और अगर ये 14% निकाल करके देश की एवरेज निकाली जाए तो श्रीमान शरद राव मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये हाल हो जाएगा आपका। ये दिल्ली की सल्तनत हिंदुस्तान को जवाब दे। भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो हमारे मीडिया के मित्र हमारी आलोचना करते थे, अखबार में हमारी तस्वीरें छपती थी, और तस्वीर क्या छपती थी कि अन्न के भंडार भरे हैं लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है। अन्न के भंडार भरे हैं लेकिन बारिश में अन्न भीग रहा है, खराब हो रहा है। अन्न के भंडार भरे हैं लेकिन चूहे खा रहे हैं, अन्न सड़ रहा है। ये तस्वीरें छपती थी। आलोचना ये होती थी कि इतने सारा अन्न के भंडार पड़े हैं लेकिन ये सरकार उसको रखने की प्रबंध नहीं कर पा रही है। ये आलोचना होती थी। इतनी विपुल मात्रा में अन्न के भंडार छोड़ करके 2004 में अटल जी की सरकार गई थी। श्रीमान शरद राव, दिल्ली में आपके आने के बाद ऐसा क्या हुआ, देश के सारे अन्न के भंडार खाली हो गए। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री के जाने के बाद इस देश को पहली बार विदेश से अन्न मंगवाने की नौबत आई। डूब मरो मेरे कांग्रेस के मित्रों, डूब मरो। आपने तो लाल बहादुर शास्त्री का भी नाम डुबो दिया। ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय
जय किसान, और देश के किसानों ने लाल बहादुर शास्त्री के शब्द पर पसीना बहाया था और हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए थे। 40 साल तक इस देश को भूखा नहीं मरने दिया था, अन्न का एक दाना बाहर से लाना नहीं पड़ा था। शरद राव आपके आते ही क्या हो गया? मैडम सोनिया जी, इस देश को जवाब देना पड़ेगा आपको। क्या कारण है? क्या देश का किसान मेहनत नहीं करता है? क्या देश में अन्न उत्पादन नहीं होता है? वो कौन सी बात हुई कि विदेशों से अन्न मंगवाना पड़ा? और भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसान को, मेरे ठाणे जिले के किसानों को गेहूं का दाम मिला होगा 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया। और गोरे किसान जो विदेशों में गेहूं पैदा करते थे, उनको 1600 रुपया दिया गया, 1700 रुपया दिया गया, 1800 रुपया तक दिया गया। ये फर्क क्यों? मेरा ठाणे जिले का किसान अगर मेहनत करता है तो उसको 700 रुपया, और गोरा किसान गेहूं बेचता है तो 1600 रुपये। भाइयों बहनों, मैं जानना चाहता हूं, ये दिल्ली में गोरों का दलाल कौन है? ये कौन है गोरों का दलाल दिल्ली में, जो गोरे किसानों को 1600 रुपया दिलवाता है और हिंदुस्तान के किसान को 700 रुपया देने के लिए तड़पा रहा है? मित्रों, जब आडवाणी जी की सरकार बनेगी ना, आप लिख के रखिए, मैं सबसे पहले इस काम के लिए आग्रह करूंगा कि गोरे को ढूंढ के निकाला जिसने ये हिंदुस्तान के किसानों के साथ ये धोखाधड़ी की। कौन गोरा? ये कौन गोरा दलाल दिल्ली में बैठा है? खोज के निकालो। गोरों की दलाली दिल्ली में हो रही है, देश जानना चाहता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसान, आंध्र का किसान कॉटन की खेती करता है, महाराष्ट्र का किसान कॉटन की खेती करता है, गुजरात का किसान भी कॉटन की खेती करता है। आंध्र में कांग्रेस की सरकार है, किसान आत्महत्या कर रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार है, ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। और गुजरात में भाजपा की सरकार है, वो चीन के बाजार में जाकर के दिल ठोक करके, सीना ठोक करके अपना कपास बेच करके वापस आता है। ये फर्क है। ये कांग्रेस एनसीपी भाजपा में ये सीधा सीधा फर्क है मित्रों। यहां किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। मित्रों, 2003-2004 में मेरे गुजरात के अंदर कॉटन की पैदावार 23 लाख बेल थी, 23 लाख गांठ थी। इस वर्ष 1 करोड़ 23 लाख है। 1 करोड़। शरद राव, सुन रहे हो? ये कृषि मंत्री को पता तक नहीं है देश कैसे आगे बढ़ जा सकता है। मैं तो आमतौर पर मैं इस प्रकार से भाषण करने का शौकीन नहीं हूं, लेकिन कल नासिक जैसी पवित्र भूमि पर मुझे याद किया गया है, तो मुझे भी मौका मिल गया। भाइयों बहनों, गुजरात जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, आपको जान करके आनंद होगा मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री के घर में भी 24 घंटे बिजली नहीं है, जनरेटर से मामला चल रहा है। गुजरात ऐसा राज्य है मित्रों, जहां हर गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। आपके पड़ोस में हम दूर नहीं है। मैं तो हमारे यहां पर हमारे ट्राइबल किसान हैं ठाणे जिले में, गुजरात में आपसे सटे हुए मेरे यहां भी ट्राइबल किसान हैं। मैंने एक वाड़ी प्रोजेक्ट किया। मैं बताना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों को, और खास करके मेरे वनवासी आदिवासी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, मित्रों, आपके पड़ोस में मेरे यहां किसान जो है 1 बीघा 2 बीघा जमीन है, गरीब किसान है, आधुनिक खेती जानता नहीं है, और बेचारा मक्का, ज्वार, बाजरा कभी पैदा कर लेता था और साल में 12,000 15,000 रुपए से ज्यादा कमाई नहीं करता था। ये 2003-2004 तक की स्थिति में बता रहा हूं। हमने एक वाड़ी प्रोजेक्ट किया, आधुनिक खेती की,
उसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती कराना सिखाया। वो काजू की खेती करने लगा और आज वहां मेरा किसान जो कभी 12,000 15,000 मुश्किल से कमाता था, वो आज 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाने लगा है। मित्रों, ये आपके पड़ोस में है, आप जाकर के देख सकते हैं मित्रों। ये गुजरात में हो सकता है। श्रीमान शरद राव एक बार गुजरात आकर के देख लिया होता ना, तो भी हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने के लिए गुजरात आपके काम आता। लेकिन आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है, आपको सिवाय वोट बैंक कुछ सोचता नहीं है, और इसलिए यही तबाही होती है। भाइयों बहनों, ये मुंबई पर इतना बड़ा हमला हो गया, पाकिस्तान ने हमला बोला। कोई मुझे बताए साहब, आपके मोहल्ले में कुछ हो जाए, कोई आपके बच्चे को कुछ कर दे, आप क्या करोगे? मुझे बताओ क्या करोगे? हाँ, वाह, क्या करेंगे भाई? ये दिल्ली सरकार क्या कर रही है मालूम है? आपको मालूम है क्या कर रही है? दिल्ली सरकार ने क्या किया? पाकिस्तान ने इतना बड़ा हमला बोल दिया, मुंबई पर हमला बोल दिया, हिंदुस्तान पर हमला बोल दिया, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भारत सरकार ने क्या किया? टीवी के सारे क्लिपिंग इकट्ठे किए, टीवी वालों से सीडी इकट्ठी की, अखबार की कतरनें इकट्ठी की, इधर उधर के लोगों के बयान इकट्ठे किए और बहुत बड़ा फाइल का बक्सा बनाया। ये मैं भारत सरकार की बात बता रहा हूं। और बक्सा बना करके उनके एक मंत्री महोदय अमेरिका गए। अमेरिका गए, 100 करोड़ का देश, दिल्ली की सल्तनत, पाकिस्तान का हमला, मुंबई में तबाही, इन सब के बावजूद देश के एक मिनिस्टर ये फाइलों का, वीडियो कैसेट का बक्सा लेकर के अमेरिका गए, वॉशिंगटन गए, और वहां ओ भा ओ मां रो रहे थे। ओ भा ओ मां, देखो देखो, ये पड़ोस वाला हमको मार के चला गया, देखो हम सबूत लाए, देखो मार के चला गया। अरे डूब मरो कांग्रेसियों, डूब मरो, शोभा नहीं देता। अरे 100 करोड़ का देश है और तुम अमेरिका में जाकर के चिल्ला रहे हो कि वो मेरा पड़ोसी मुझे मार के चला गया। क्या देश ऐसे चलाया जाता है क्या? मित्र, किस प्रकार का हाल बनाया इन्होंने। और पाकिस्तान में देखिए साहब, उसकी बदतमीजी देखिए, वो हिंदुस्तान को कह रहा है मेरे 30 सवालों का जवाब दो, और दिल्ली सरकार वो 30 सवाल पढ़ने में 30 दिन निकाल दिए।